Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the Hindu newspaper of December 9, 2023. Starting with the first article, Mahua Motra expelled from LS. Opposition MPs walkout. अ, इसमें बताया गया है कि सी वॉज एलिस्ट फॉर द क्वेश्चन कम कैश इनिशिएटिव, तो उसमें उनका एथिकल कंडक्ट किया गया और कमिटी हैज हेल्ड दैट मोना मित्रा गिल्टी ऑफ द अनएथिकल कंडक्ट फॉर शेयरिंग हर यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ द लोकसभा मेंबर पोर्टल विद अनऑथोराइज्ड पर्सन। तो इसलिए उन्हें सस्पेंडेड कर दिया गया। तो प्रवेश, व्हाट आर द प्रोविजन अंडर द आर्टिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है कि आप इसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हो? ऐसा कुछ है रिड्रेस करने के लिए ग्रीवांसेस फॉर द एक बार मोहमित्रा। दोबारा बोलोगे उसे। मोहमित्रा को निकाला गया तो उनके पास हाँ। क्या ऑप्शन बचता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल या फिर कुछ नहीं, उनके एथिक्स के पास अंदर कोई कुछ वो नहीं रूल्स में? ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर स्पीकर ने मतलब किसी चार्जेस के अंदर उसको निकाला है किसी भी एमपी को और वो प्रूव हो जाता है, तो जैसे कि भी प्रूव हुआ है कि इन्होंने यूजर आईडी दी थी, तो जितना टाइम पीरियड के लिए वो निकालेंगे आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कोर्ट भी स्पीकर से ही रिपोर्ट मांगेगी। तो अगर स्पीकर पार्लियामेंट की कमेटी में ये साबित कर चुका है कि पार्लियामेंट्री ब्रीच हुआ है प्रिविलेजेस का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सस्पेंड ही रहना पड़ेगा। जैसे कि राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा, उनको भी किया गया था। तो अब उनका दोबारा से सस्पेंशन हटा दिया गया है। कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको दोबारा बुला लेते हैं, लेकिन उसके उस टाइम पीरियड में आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। ओके। आरबीआई कीप्स रेपो रेट एट 6.5%। तो व्हाट इज रेपो रेट आंचल? प्रवेश। तो रेपो रेट इज अ बैंक, इसको बैंक रेट भी बोला जाता है। ये बेसिकली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि बैंक्स को कितने रेट के ऊपर मतलब लैंडिंग देंगे आरबीआई। तो वो होता है रेपो रेट, और इसी के बिहाफ पे पूरी जो मनी सप्लाई होती है, जो मार्केट के अंदर क्रेडिट सप्लाई, वो इसी चीज पे डिटरमाइन करती है। इन्फ्लेशन इस पे डिटरमाइन करता है, और जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और सॉरी जो एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी इस रेपो रेट के ऊपर निर्धारित होती है। तो जितने भी यस। रेटिंग्स हो गई, मनी सप्लाई हो गई, क्रेडिट सप्लाई हो गई, तो दैट डिपेंड्स ऑन द रेपो रेट। यस। एंड द तो यहाँ पे मेरे रेट को एट बस यहाँ विच, पे एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है कि अभी जैसे बोला गया कि रेपो रेट को बैंक रेट भी बोलते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। रेपो रेट एंड बैंक रेट्स दे आर डिफरेंट। रेपो रेट के केस में जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स अगर उनको पैसा बोरो करना है आरबीआई से, तो उस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा बोरो करते हैं आरबीआई से, बट उनको कोलेटरल एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास। बट बैंक रेट में आपको कोई बेसिकली सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। ओके। तो दिस इज अ माइनर डिफरेंस। और दोनों रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिफरेंट वैल्यू होती है, रेपो रेट और बैंक रेट की। तो रेपो रेट इज ऑलवेज 1% लेस देन बैंक रेट, ऐसा कुछ प्रोविजन है कि वन डिपेंड करता परसेंट है? नहीं होता है, इट इज वन मतलब बैंक रेट थोड़ा सा हायर रहता है, हायर, क्योंकि कितना भी हो उसमें सकता है आपको हायर, हाँ है ना? सिक्योरिटी ठीक है। नहीं होती। क्या कह रहे हो? बैंक रेट कितना भी हाई हो सकता है, 0.61, डिपेंड नहीं करता वैसा कुछ, हाँ, ऐसा नहीं है हाँ बस कि ज़्यादा होता फिक्स्ड है। गैप होगा दोनों के बीच में। हाँ, एंड रिवर्स रेपो इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग बोरोड बाय द आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स। तो रिवर्स रेपो होता है। हम बोरो तो नहीं बोलेंगे, बोरो बोलेंगे नहीं, कि अगर बैंक के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल है तो दे कैन पार्क दैट विद द आरबीआई टू अर्न एडिशनल इंटरेस्ट इनकम। यस। तो रिवर्स रेपो हमेशा कम होता है रेपो रेट से, और डिफरेंसेस उसी में फिर आरबीआई का इसमें प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या वर्ड बोलते हैं मानसी? किस केस में बोल रहे हो आप? कि रिवर्स रेपो हमेशा कम रेपो होता है ना रेपो रेट से। हाँ, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि वो आरबीआई हम्म। मतलब आरबीआई के पास आती है वो इनकम रेपो रेट वाली। तो सिंस ऑब्वियसली आरबीआई रेगुलेटर है, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी हम बोल सकते हैं एक रीजन है कि वाई रेपो रेट इज हायर देन द रिवर्स रेपो। तो मतलब आरबीआई की जो इनकम है उसमें वी कैन से कि रेपो रेट से जो रिटर्न्स आते हैं दैट गेट्स एडेड, क्योंकि आरबीआई कुछ एक
फिक्स्ड अमाउंट, मतलब वो हर साल फिक्स नहीं रहता है, बट एज अ डिविडेंड वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर भी किया जाता है। हाँ, डिविडेंड। और जो डिविडेंड इज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, इट इज मैंडेटेड बाय द आरबीआई एक्ट 1934, ऐसा कि राइट। मैंडेटरी। राइट। यस, यस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेवी डे सेलिब्रेशन 4 दिसंबर 2023, इसको पोस्टपोन करके 10th को किया जाएगा साइक्लोन मिचोंग के कारण में। तो नेवी डे क्यों मनाया जाता है? वो इट इज़ टू कमेमोरेट द स्पिरिट ऑफ द नेवी टू विच हैज पार्टिसिपेटेड इन द ब्लॉकेड ऑफ द कराची पोर्ट 1971 वॉर, इसलिए। फेक डॉक्टर केस बढ़ते जाता है, तो फेक डॉक्टर्स को कैसे कम किया जाना चाहिए? कुछ आपके पास सॉल्यूशन, प्रवेश? इसमें जो इनका लाइसेंस होता है उसका प्रॉपर चेकिंग हो, जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनके द्वारा, और जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनमें ऑडिट हो टाइमली, जिसमें ये देखा जाए कि खाली डॉक्टर्स ही नहीं, जो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उनकी डिग्री कैसी है, नकली है, आयुर्वेदिक है तो एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखनी चाहिए। और दूसरा, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर डिजिटल डाटा है पेशेंट्स का, उसके साथ साथ डॉक्टर्स का भी डॉक्टर डाटा का है, भी होना चाहिए। हमें, हाँ, तो हमें ये पता लग जा रहा है कि कौन डॉक्टर कब पढ़ा है, कितनी उसकी एज है, कहाँ पर काम किया, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसकी डिग्री है। तो ये सारे स्टेप। ट्रू। Delhi's unemployment rate higher than national average, finds government report। ऐसा क्यों होता है? तो जॉब प्रोफाइल रखते हैं अधिकतर, दे आर फाउंड मेजर परसेंट ऑफ द मेल वर्कर आर फाउंड इन ट्रेड सेक्टर, होटल रेस्टोरेंट सेक्टर एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसके कारण, तो इसी कारण हो सकता है कि वहाँ जॉब का कुछ इशू रहे। विथ रिस्पेक्ट टू द women, labor city labor force participation rate 57% of the men and 9.4% of women है, तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू नेशनल फिगर ऑफ 57% ऑफ मेन एंड 24% ऑफ women। तो विमेन का अर्बन स्फीयर में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, कम पार्टिसिपेशन रेट क्यों है, मानसी, एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 24%, 25%? हाई गुना कि ज़्यादा है। दिल्ली में वन इम्पोर्टेंट पॉइंट वुड बी कि ज्यादा माइग्रेंट वर्कफोर्स, ज्यादा लाइक पॉपुलेशन, अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो यस। इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जॉब्स हैं। सो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई इवन वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर। और जो माइग्रेंट वर्कर आते भी है वो अधिकतर मेल आते हैं बाहर से स्टेट्स में, नहीं बाहर से नहीं, स्टेट उसे से। क्या मैं तो बताता हूँ, ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। जैसे कि राजस्थान का है, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर राजस्थान है। उसके बाद जो लोअर लेबर है उसमें बिहार सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो थोड़ा अपर एज है, जिसमें कि जो वेंडर्स आ गए, उसमें यूपी सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली, जैसा मानसी ने कहा कि माइग्रेशन है, तो इसकी वजह से जो दिल्ली की ओरिजिनल पॉपुलेशन है और जो बाहर से माइग्रेंट आए हैं दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है, पहला कारण। दूसरा ये कि आपने क्वेश्चन पूछा कि वुमेन की अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है, तो वो इस वजह से है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मेल काउंटर पार्ट है उनकी सैलरी भी ज्यादा है, तो वुमेन इसलिए भी नहीं करती हैं। दूसरा, तीसरा, कि थोड़ा सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का रहता है, मतलब इस वजह से। और लास्ट जो है, वो आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स हो रहा है दिल्ली के अंदर। आप देखिए कि दिल्ली के अराउंड 55 to 60% लोग गुड़गांव जाते हैं काम करने के लिए, तो आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स भी हो रहा है। तो ये चार कारण है मेरी तरफ से। ठीक है। विलेज हेड बुक्ड फॉर ब्लॉकिंग दलित वेडिंग प्रोसेशन, आज भी होता है कि डोमिनेट कास्ट फॉर रेजिंग थ्रेटिंग द स्टॉपिंग द वेडिंग प्रोसेस ऑफ द दलित फैमिली। तो विलेज पब्लिक स्फीयर है, आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, प्राइवेट स्फीयर नहीं है। अगर प्राइवेट एरिया है वहां पर अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं प्रवेश, वहां पर SC ST एक्ट या फिर 9 आर्टिकल 14 अलाउड है प्राइवेट स्फीयर के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, प्राइवेट स्फीयर के अंदर आप कुछ भी करिए, कोई मना नहीं है। पब्लिक सोसाइटी जो है वो प्राइवेट है लेकिन वो पब्लिक स्फीयर है।
तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो इसलिए सब उसमें अलाउड होता है। तो SC/ST एक्ट ये 1989 है, ये लगता है डेटरेंट है। इंडिया इज अलाउिंग फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर ड्रग्स दैट कैन बी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेस। क्योंकि कॉम्बिनेशन कैन improve द पेशेंट compliance। अगर 3 मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है तो हो सकता है कि जो पेशेंट है दे कैन फॉरगेट टू टेक वन। लेकिन सब मेडिकेशन को अगर कंबाइन करके एक टैबलेट बना दे तो चांसेस है कि वो फॉरगेट नहीं करेंगे और ले लेंगे सब मेडिसिन, इसलिए इसको बोलते हैं कि FDC, तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में क्योंकि ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, और पॉसिबिलिटी है कि अगर एक ड्रग आप ले रहे हो तो उसका जो ड्रग का जो केमिकल रिएक्शन है वो दूसरे ड्रग के साथ हो जाए। तो वो स्टैंडर्ड इसका नहीं है सेट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर में होता है, वेयर द FTC आर सैम्पल द मार्केट एंड सेंड फॉर टेस्टिंग। क्या गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में फिर वही स्टाफ का इशूज हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है। तो फिक्स्ड ड्रग मार्केट, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है ये प्रॉब्लम। इट हैज़ बीन ऑन द रडार सिंस 1978 बाय द फर्स्ट गवर्नमेंट कमिटी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं किया। ईच ड्रग कंट्रोलर स्टेट के हैं, वो बोलते कि आप कम कर सकते हो, आप कुछ लॉ ला सकते हो, लेकिन ऐसा आया नहीं अभी तक में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है कि DGCI हु हेड्स द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में वो रेगुलेट करते हैं पूरे ड्रग्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आते हैं, CDSCO। अनएबेटेड लाइसेंसिंग, कितने भी ड्रग्स को आप अप्रूव कर सकते हो। इट हैज स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैव सिंपली इग्नोर द लॉ टू कंटिन्यू issuing manufacturing licenses for FDC not approved by DGCA with impunity। तो ओवरऑल ये पॉइंट है कि इंडिया में जो FDC मार्केट है वो अनरेगुलेटेड है इवन ऑन द पेपर, जिसके कारण AMR प्रॉब्लम हो रहा है। AMR इज एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ज़्यादा से ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हो तो आपके बॉडी के अंदर में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरिया। और गट बैक्टीरिया में भी गुड बैक्टीरिया जो तो मर जाता है, इसी कारण कॉम्प्लिकेशन होता है हेल्थ के कारण। तो इसमें वही बात कर रहे हैं कि FDC को रेगुलेट करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न किया, FDC ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, CDSCO, DGCI और AMR। नॉर्थ एंड साउथ पोलराइजेशन क्यों होता है? अगर देखा जाए इलेक्शन के समय भी होता है, इलेक्शन के बाद भी होता है, और साल भर भी रहता है। मानसी, व्हाट आर द सर्टेन इश्यूज विद इन द नॉर्थ एंड साउथ पोलराइजेशन बिफोर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन नॉर्थ साल भर? हम्म। नॉर्थ एंड साउथ पोलराइजेशन में एक सबसे बड़ा जो इशू है वो फाइनेंस कमीशन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ऑफ फाइनेंशियल डेवल्यूशन, उसमें पॉपुलेशन इज वन ऑफ द वी कैन से कॉन्टेस्टेड फैक्टर, जिसमें ये बोला जाता है कि सर्दर्न स्टेट्स के अगर हम कंपेयर करें परफॉर्मेंस एज पर एज पॉपुलेशन कंट्रोलिंग इज कंसर्न तो उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। बट अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो भी अगर एक फैक्टर रहेगा फाइनेंशियल डेवल्यूशन, तो दैट इज बेसिकली जो सर्दन स्टेट्स है इट फील्स की दैट इज अगेंस्ट देम डिस्पाइट बेटर परफॉर्मेंस। सो दिस इज वन एरिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, लाइक कॉन्क्रीट इशू तो यही है। दूसरा पॉपुलेशन है, और तीसरा जो लैंग्वेज का भी इशू आता है, हिंदी हार्टलैंड, और दूसरा की जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है द्राविडियन, उसका भी एक इशू है। पॉपुलेशन डिवाइड कम हो रहा है तो सीट्स भी कम एलोकेशन हो रहा है लॉन्ग टर्म में अगर होगा।
2026 में डिलिमिटेशन होगा तो सीट्स कम अलॉट होगा साउथ को एज कम्पेयर टू नॉर्थ। उसके कारण एक रहता है कि साउथ का जो एग्जिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल फंडिंग एफडीआई जो आएगा वो कम हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और लेबर का माइग्रेशन में नॉर्थ से होता है साउथ में, तो उनको लगता है लोकल को रिजर्वेशन मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स। और बोले प्रवेश। हाँ, इसमें ये जो तीन आपने बता दिए, और एक थोड़ा इनका रिलीजन का भी रहता है, और मतलब रिलीजन थोड़ा जैसे। फूड हैबिट के ऊपर भी रहता है, फूड हैबिट का भी रहता है इनका आपस में, मतलब कि नॉर्थ और साउथ का। हाँ, फूड हैबिट डाइवर्सिटी उतना बड़ा इशू है, पोलराइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पर प्रवेश। मतलब दोनों तो हम्म। सिर्फ डिफरेंसेस नहीं लिखा है, पोलराइजेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो ये जो चार एरिया है आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फूड। तो नेक्स्ट आर्टिकल, एन आईसी वार्मिंग थ्रेट फ्रॉम द ग्लेशियर शुड बी इन द सेम रिस्क कैटेगरी एज साइक्लोन एंड अर्थक्वेक क्वेक्स। तो इसमें एक वर्ड लिखता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसका एग्जाम्पल हाल फिलहाल में आंचल, और ये है क्या? सिक्किम में हुआ था, डैम के पास। वो है कि अगर जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उनसे नेचुरली लेक बन जाती है, और जब वो ओवर वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फ्लो करके आता है वहां से, तो उसकी वजह से फ्लड होती है। True. तो उत्तराखंड फिर सिक्किम में हाल फिलहाल में हुआ था 2023 में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो इसको कैसे रोक सकते हैं, तो हमने एक यूनिक नया एक पॉइंट बताया था कि जो आउटबर्स्ट होता है वो कब होता है, जब आप स्टोरेज ऑफ ग्लेशियर लेक मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर होता है और फिर स्टोरेज ऑफ वाटर होता है एक जगह पर। तो आप अगर स्ट्रीमलाइन, अगर आप वाटर को रिलीज करते रहोगे धीरे धीरे तो आउटबर्स्ट होने का चांसेस नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो बात किया यार कि डिसअपेयरेंस ऑफ द ग्लेशियर इन द हिंदू कुश हिमालय वॉज 65% इन द 2010s दैन इन द प्रीवियस डिकेड। तो ये बताता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिविटी विद द ग्लेशियर सिस्टम चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं कि साइक्लोन का बात करते हैं, एम्फन साइक्लोन, उसके लिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, अर्थक्वेक का बात करते हैं, लेकिन ग्लेशियर से रिलेटेड बात नहीं करते। लोगों के दिमाग में अवेयरनेस नहीं है ग्लेशियर से रिलेटेड। लेकिन कितना डेथ होता है, उत्तराखंड में फ्लड आया, सिक्किम में हुआ, फिर केदारनाथ में आया, फिर लद्दाख और टॉप रीजन में भी आते रहता है, नॉर्थ ईस्ट में भी आता है। तो आई थिंक ग्लेशियर लेक के हिसाब से उनका भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उनका भी एक रोल होना चाहिए। ग्लेशियर, तो सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लेशियर सिस्टम शुड बी अंडर द अवेयरनेस प्रोग्राम। वो लिखा हुआ है देयर इज नो अर्ली वार्निंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द GLOF इवेंट। There is a need to make a comprehensive risk assessment, mapping of the vulnerability and the commission of the infrastructure can be development with the highest standard of the care. तो ग्लेशियर को इक्वल रखना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोन क्विक, ये आर्टिकल से समझना है। देन ब्रिजिंग दिस डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अभी फिलहाल प्रवेश? नीड तो फिशरमैन इशू है। प्रवेश, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मेजर इश्यूज, मानसी? One is regarding the fishermen, as it has been यस। recently pointed out. Second is जो Tamil populations हैं, their rights and their safety. Tamil population है श्रीलंका के northern province में, वो reside करते हैं. So this is one issue. And third would be the developmental projects of India. Like abhi Sri Lanka में we were seeing the economic crisis, so India was the first country, we can say as the first responder to provide financial aid. So इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एक ये कंसर्न भी हमेशा रहता है। यस, टाइमली कंप्लीशन। $4 बिलियन दिया गया था क्रेडिट फॉर द डिफॉल्टमेंट ऑफ द लोन बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज। उन्होंने लोन लिया था चाइनीज से भी और वेस्टर्न कंट्रीज से भी। तो 60% से ऊपर लोन जो था वो चाइनीज डोमिनेशन था, तो इंडिया ने सपोर्ट किया। और साथ ही साथ इंडिया और कैसे रिलेशनशिप बढ़ा जा सकता है,
तो जो तमिल माइनॉरिटी है इन द श्रीलंकन, उनको एक पीस और उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए इन द श्रीलंकन पार्लियामेंट और श्रीलंकन पावर स्ट्रक्चर। दूसरा, और भी एरियाज है ट्रेड में भी, इंडिया ने साइन किया था श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन उतना लेवल अभी तक कोलैबोरेशन हुआ नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। दूसरा, एक सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने के लिए, पहली बात है कि जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द श्रीलंका एंड इंडिया विद रिस्पेक्ट टू कॉटन प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, या फिर फेरी सर्विसेज, चेन और एयर सर्विसेज, वो भी किया गया, लेकिन वैसा आगे बढ़ा नहीं जैसे हम लोग चाहते। तो एक इसमें ये एक और चीज। चीज है, आर्टिकल 13 हम हमेशा बात करते हैं श्रीलंका की, सो आर्टिकल 13 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ द तमिल पॉपुलेशन इन श्रीलंका। यस। सिटी अंडर वाटर, साइक्लोन मिचोंग, क्रॉप डैमेज, ह्यूमन डैमेज, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ह्यूमन लाइफ्स लॉस होता है, फ्लड मिटिगेशन मैनेजमेंट चाहिए ओवरऑल। Drain can handle normal shower, but during high tide and disaster level rains, these area become receptacles. Systematic फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज चाहिए, इम्प्रूव माइक्रो ड्रेन्स, जो इंक्रोचमेंट होता है ड्रेन्स के ऊपर में वो, प्लस मार्शलैंड, ये एक अच्छा टर्म है जो हमने डिस्कस नहीं किया था इस पर, कि जो वेटलैंड मार्शलैंड अगर ये ऑलरेडी रहेगा सिटीज के अंदर में, तो इट एक्ट्स एज अ वाटर स्पॉन्ज, वहां पर वाटर एक्वाफेयर अंदर से आएंगे और वहां पर स्टोर हो जाएंगे, तो उन जो बाकी जगह फ्लडिंग होता है कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण, वो नहीं रहेगा। तो मार्शलैंड खत्म हो रहे धीरे धीरे चेन्नई में, तो वो नहीं होना, जिसको वापस से बढ़ाना चाहिए। तो ये एरियाज है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लड मैनेज आफ्टर फ्लड मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। तो कैपेसिटी सिलेबस बिल्डिंग अगर इनिशिएटिव। हाँ। हाँ बोलो। सिलेबस से रिलेट चले तो दिस इज अंडर GS3, दी सब हेडिंग इज डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यस। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे अभी हम मार्शलैंड्स की बात कर रहे थे, तो वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट क्रिएशन ऑफ मडलैंड्स आल्सो। मड फ्लैटलैंड। तो जब ड्रेन, जब बारिश हो जाता है, जब क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स होता है, क्लॉगिंग ऑफ द एरियाज हो जाता है, तब उसके बाद अर्थ मूवर को यूज किया जाता है, डी सिल्टिंग ऑफ द कैनल्स एंड ड्रेन्स, क्योंकि बालू जमा हो जाता है और फिर सिल्टिंग हो जाता है वो इलाका का, तो क्लॉगिंग हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो कर सकते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल। हर जगह वेटलैंड को प्रमोट कर सकते हैं। ट्रू। लाडलू होमा, sworn in as मिजोरम चीफ मिनिस्टर, जोरम्स पीपल मूवमेंट, तो ये पीएम, ये अभी हाल फिलहाल में जीते इलेक्शन इन द मिजोरम। ये लारू होमा हु हैड सर्व्ड एज अ सिक्योरिटी इन चार्ज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सेड दैट द स्टेट फाइनेंशियल कंडीशन इज बैड। तो आईपीएस ऑफिसर है ये, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। जोरम्स मूवमेंट लीडर इज लाडलू होमा, वो भी चीफ मिनिस्टर बने मिजोरम में। न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक्स ट्रिपलिंग ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें चांस इशू रहता है कि बात तो कर रहे हैं कैसे बढ़ाए, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, सोलर पावर कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बास्केट में, न्यूक्लियर पावर कितना होना चाहिए, विंड कितना होना चाहिए, क्या सस्टेनेबल है उन लोग, सस्टेनेबल है तो रिसाइकलिंग में क्या बात होना चाहिए, जो वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर पावर से, वेस्ट निकलता है, क्या आप उसको कैसे स्टोर कर सकते हो एक जगह पे। तो ये सब इशू है। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से एक्स्ट्रा फंड आएगा, तो कार्बन क्रेडिट का फिर बात होता है कि
उसको यूज करेंगे। तो कार्बन क्रेडिट फिर कैसे क्वांटिफिकेशन होगा, सब कौन सा एजेंसी काउंट करेगा? कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैनिपुलेशन ऑफ द कार्बन क्रेडिट के कारण फ्रॉड क्रिएट करे क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर में। तो ये सब सम ऑफ द इश्यूज आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। द फ्लो ऑफ फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, और क्लाइमेट लैक ऑफ फाइनेंस में डेफिनेशन। जैसे कार्बन क्रेडिट्स की बात करी तो ग्रीन बॉन्ड्स इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। as far as climate finance is concerned, on loss and damage fund में अभी we saw कि at least a beginning has been made. सो सबसे बड़ा कंसर्न एक ये भी है रेन्यूएबल एनर्जी के साथ, जब हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, कि लाइक रेन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दे आर नॉट अवेलेबल 24/7. सो अगेन द concerns around the energy security still remains. So that is why even still we are increasing our dependence upon fossil fuels like coal energy. पे फेज डाउन बट नॉट फेज आउट, ये हम से बात करते हैं। क्या डोमेस्टिक लेवल पे भी हम कुछ कर सकते हैं फंडिंग के लिए? डोमेस्टिक लेवल पे ग्रीन बॉन्ड्स वुड बी देयर, एंड इंडिया में भी वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप ऑफ अ लाइक कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, तो वो भी डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकता है। फर्स्टली डोमेस्टिक लेवल पे भी है, बट वो दोनों लेवल पे वर्क कर सकता है। प्राइवेट बिल और जो गवर्नमेंट बिल होता है उसमें क्या फ़र्क है? प्राइवेट बिल हफ्ते के अंदर सिर्फ फ्राइडे को इशू हो सकता है। प्राइवेट बिल अपने आप किसी एमपी के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि वो खुद बिल के प्रोविजंस, मिनिस्टर बिल नहीं हो के सकता इसमें। डिटेल तैयार करता है प्राइवेट बिल। और यस। प्राइवेट बिल के पास होने के चांस मिनिमल रहते हैं। पब्लिक बिल की बात करते हैं तो सिर्फ मिनिस्टर बना सकता है, या फिर कोई दूसरा एमपी भी बना सकता है, लेकिन वो मेजोरिटेरियन पार्टी का होना चाहिए। वो किसी भी दिन पेश किया जा सकता है, किसी भी सीटिंग, यानी मॉर्निंग इवनिंग सीटिंग में किसी भी दिन। उसके बाद उसके पास होने के चांस ज्यादा रहते हैं। प्राइवेट पब्लिक बिल जो है वो सिर्फ मिनिस्टर उसका मेमोरेंडम तैयार करता है। बाकी जो उसके प्रोविजन है उसके लिए पार्लियामेंट की उसको सपोर्ट दी जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट के ऑफिसर्स। प्राइवेट बिल में ऐसा कुछ नहीं होता, खुद ही करो जो करना है। तो इसीलिए दो प्राइवेट बिल को ऐसा माना जाता है कि वो दैट इज मेड बाय द ऑपोजिशन, एंड पब्लिक बिल इज मेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बीजेपी के एमपी हैं, वो प्राइवेट बिल लेकर आए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो प्राइवेट बिल मेजोरिटी पार्टी प्रवेश, भी ला सकती है, ऑपोजिशन भी ला सकती है। प्रवेश, can you give an example of a private bill that has become a law in India? एग्जाम्पल इसको देख लेना एक बार, आई सर्च थिंक करके ग्रुप पे डाल देना कि व्हाट आर द प्राइवेट बिल्स विच हैव बीन पास्ड। सेंटर बैंस नहीं, मेरे अनियन एक्स हिसाब से तो उसका अभी तो कोई है नहीं ऐसा है, जो बना ऐसा है। है प्राइवेट बिल हुआ है। वो एक बार हम्म सर्च कर लेना, करो ना, यू कैन जस्ट पुट ऑन द ग्रुप। सेंटर बैंस अनियन एक्सपोर्ट टिल मार्च। ऐसा क्यों किया वैसे? जो क्योंकि किनके हाथ में रहता है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड it has been amended from free to prohibited till 31st March to 2024. It has imposed 40% duty on import. ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो तो यहाँ अनियन पे एक प्राइसेस है। हाँ, बोलो जी। एथिकल डिलेमा ये इमर्ज हो रही है कि इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स वर्सेस द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, सिंस डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस हायर है, सो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है, एक्सपोर्ट बैन किया गया है। एंड फार्मर्स के लिए कंसर्न्स ये है कि अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी इनकम के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। सो दे फेल्ट कि लाइक अगर एक्सपोर्ट करके दे वुड बी अर्निंग हायर इनकम, सो यस। वो चीजें इम्पैक्ट होगी। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइसेस कम होंगे तो अगेन उनकी इनकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म। तो ये एथिकल डिलेमा है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द फार्मर्स। और उसके बाद आते हैं
सेंटर रिवाइजेस वीट स्टॉक लिमिट टू रेन इन प्राइसेस होर्डिंग। तो वीट स्टॉक को उसको लिमिट किया गया ताकि आप होर्डिंग जो करते हैं उनको डिटर किया जाए। तो इसमें ऑर्डर किसके अंडर में किया गया, तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट ऐसा पता होना चाहिए कि प्रोविजन है अंडर द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1985 के अंदर में कि आप होर्डिंग के खिलाफ में आप काम कर सकते हो, और देयर हैज़ टू बी सम स्टॉक लिमिटेशन सब्जेक्टेड टू सुटेबल प्यूनिटिव एक्शन अंडर ECA 1955। इसके अकॉर्डिंगली सेंटर के पास पावर होता है कि आप स्टॉक लिमिट पुट कर सकते हो ताकि वीट का प्राइस बढ़े नहीं, होर्डिंग नहीं हो, और फिर फूड सिक्योरिटी को अपहेल्ड करे और बाहर कोई बेचे नहीं। इंडिया में इसके लिए किया जाता है क्योंकि भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी इन ऑफ द वीट क्रिएटेड इन द कंट्री। India's re-emergence in the field of art and architecture will benefit entire world। तो अभी कुछ एग्जाम्पल बताओ प्रवेश, हाल फिलहाल में जो एक एक इंडिया कैन सेट अप द स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर पिछले कुछ साल में, ऐसा कुछ बना है इंडिया में स्पाइक क्या? स्पाइक 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 एजेंसी है ना हमारे यहाँ पे। नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहा, मतलब कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ इंडिया में कुछ बना है आर्किटेक्चर पिछले कुछ ये साल में अशोक जिसमें आप हाई स्टैंडर्ड प्रमोट कर रहे हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर्ल्ड? आप सेंट्रल विस्टा की बात कर सकते हो। किसका? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हाँ, वो एक बोल सकते हो, और उसके बाद आप टेम्पल्स की बात कर सकते हो जो बने हैं। उसके बाद आप जो हमारे नोबल लीडर्स हैं जिनके स्टैट्यूट बने हैं सरदार पटेल के, उनकी बात कर सकते हो। हाँ रिलीजन में आप रामानुजन का स्टैचू बना है उसकी बात कर सकते हो। हाँ, तो इससे एग्जाम्पल हो गया। तो और भी इंडिया में जो 7 थीम्स है, डोर्स ऑफ इंडिया, गार्डन्स ऑफ इंडिया, बाउलीस बाउली स्टेप वेल ऑफ इंडिया, ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। वो वेल भी है और वो एक तरह से रिलीफ प्रोड्यूस कर रहा है लोकल्स को ड्यूरिंग द हीट। तो बाउलीस एक अच्छा आर्किटेक्चर, तो इंडिजिनियस आर्किटेक्चर है। यहाँ लिखा सीनियरिटी ऑफ जजेस डज नॉट इन्फ्लुएंस केस एलोकेशन। ये ले लो प्रवेश, क्या बोलना चाह रहे Seniorities of judges does not influence case allocation. So registry said seniority of judges did not influence cases heard by bench can either remain with the lead judge or follow the association। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दो तरीके की चीजें होती हैं जो केस डिसाइड करने में काम आती हैं कोर्ट्स के अंदर। एक होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट, और एक होता है जो जज होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन में सेशन, हाई में हाई कोर्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट में CJI। तो एक तो उनको पावर है मास्टर ऑफ द रोस्टर, जिसका मतलब होता है कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा केस किस जज को देना है। और एक होता है रजिस्ट्रार जनरल। तो रजिस्ट्रार जनरल प्राइमरीली बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कौन सी केस की फाइल किस जज के पास जाएगी और किस जज के पास वो मैटर हियर होगा। और दूसरा, जब रजिस्ट्रार जनरल की पावर से बाहर का मैटर होता है तो उसको जो चीफ ऑफ द जज है वो डिसाइड करते हैं एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। और मैं वो बता देता हूँ कि अभी तक इंडिया के अंदर 14 बिल्स हैं जो बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल थे, लेकिन जो एक्ट बना तो सबसे प्रोमिनेंट इनमें दो हैं। एक तो है हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट, जो मैरिज एक्ट 1955 हम बोलते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था 1963 में, एक वो है। और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज अलाउंसेस में हाइक, तो ये 1964 में अमेंडमेंट आया था। तो दोनों प्राइवेट मेंबर बिल के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। ठीक है। कमिंग नेक्स्ट आर्टिकल, US FDA, ऐसे इंडिया में कंट्रोल बॉडी है, वैसे US में भी FDA जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल ड्रग्स एक्सेट्रा। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उसे। तो दे हैव अप्रूव द पेयर ऑफ जीन थेरेपी फॉर द सिकल सेल डिजीज। जो यहाँ पर सिकल सेल क्यों बोलते हैं, सिकल जैसा बन जाता है ब्लड, और द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसके अंदर कम हो जाता है, तो वो डिजीज है। इट इज इनहेरिटेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। इट काउजेस डेथ टू द 1 लाख पीपल इन US। तो इसे डील करने के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें आप जीन एडिटिंग किया जाता है और वापस से फिर डाला जाता है बॉडी में। तो इसको अप्रूव किया गया, जीन थेरेपीज।
लेकिन अभी महंगा है, अभी इसको समय लगेगा लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल बनने में। ये क्या है मानसी? No central bank can currently give forward the guidance. So इस पे specifically issue जो है, it is guidance on the interest rates. Given जो prevailing uncertainty, यहाँ पे future की बात हो रही है कि अभी we are seeing कि tight monetary policy we've been following after the COVID-19 pandemic. तो कौन से time period से या when it would be appropriate to start reducing the repo rate या the interest rate or the policy rate. सो इसके ऊपर अभी वी आर हैविंग अनसर्टेनिटी बिकॉज इवन वी आर सीइंग कि जो पॉलिटिकल टेंशंस जो है और जो इन्फ्लेशन है इट इज मोर और लेस स्टिकी, सो उसकी वजह से वी आर हैविंग द कंसर्न्स। सो उसके ऊपर ये बोला जा रहा है कि किसी भी कंट्री का यूएस फेड की चाहे आप बात करो या यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक की बात करो, तो on that basis it is being said no central bank can currently give forward the guidance. ओके। डिजिटल करेंसी कैन हाफ ग्लोबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। CBDC, central bank digital currency, it has a potential to reduce cross-border transaction cost to 2 to 3% from its currently 5%. तो CBDC जो है, ये CBDC और UPI का डिफरेंसेस डिस्कस किया था कि CBDC डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द RBI, UPI एन एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पेमेंट होता है, और NPCI इनके वो है रेगुलेटर बॉडी है। 2007 एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट। Tech startup funding in India falls 72% so far in 2023, marks lowest funding in 5 years. ऐसा क्यों हो रहा है प्रवेश? टेक स्टार्टअप में फंडिंग क्यों स्लो हो रहा है एक तरह से? ज्यादा टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप आ गए हैं इस वजह से। मानसी? हाँ, एक रीजन ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सैचुरेशन लेवल है वो वी आर नियर दैट, एंड वी कैन आल्सो से कि पोस्ट कोविड-19 एक तरीके से 2 साल के लिए जो बूम पीरियड था मेजरली स्टार्टअप्स के लिए, उस टाइम पीरियड के दौरान था। तो अब आई थिंक वो जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होता है दैट इज स्टार्टेड मॉडरेटिंग एज फार एज स्टार्टअप्स फंडिंग इज कंसर्न, एंड प्लस ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर किया जाता है। तो उस टाइम पे जो ग्रोथ हो रही थी स्टार्टअप्स की वो आज सिचुएशन नहीं है, तो इसीलिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई फंडिंग इज बीइंग लाइक फॉलिंग। तो ठीक है। स्टार्टअप्स में श्योरिटी नहीं होती और कि दो चीज और है, इट वुड बी। मतलब मैं ऐड करूंगा कि ये यूएस में जो डॉलर में हिसाब से क्राइसिस आ रहा है, जो इन्फ्लेशन वहाँ ज़्यादा है, और जो पोस्ट डॉलरेशन है, डॉलरेशन वर्ल्ड के कारण ही स्टार्टअप फंडिंग स्टार्ट हुआ था सिलिकॉन वैली से। तो डॉलर का जो क्राइसिस आएगा आने वाले समय में, हो भी रहती थी, तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो स्टार्टअप है वो मोस्टली दे आर इन द सर्विस सेक्टर, जहाँ पर सैचुरेशन आगे से आपने बताया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेक्टर में जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंस कार्ड और बाकी सब में, वो उसमें अभी भी है, तो वो बढ़ते जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर जाएंगे तब